बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए सिडनी पहुंचने के बाद कैमरा में क़याम कर चुकी है, जहां वो प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 6 दिसंबर से 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच से दौरे का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ 14 दिसंबर से पर्थ में होगा, जहाँ पहला टेस्ट डे एंड नाइट खेला जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट बॉक्सिंग डे यानी 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 जनवरी 2024 को तीसरा टेस्ट जहां उसकी मेज़बानी करेगा। सीरीज़ के आखिरी दोनों टेस्ट दिन की रोशनी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1995 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में जो 14 टेस्ट मैच खेले हैं, उसमें कभी कोई टेस्ट ड्रॉ भी नहीं कर सकी। तमाम के तमाम मैचों में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी सरजमीन पर कभी कोई सीरीज़ भी जीत नहीं सका है। पाकिस्तान ने 2019 में ऑस्ट्रेलिया में जो आखिरी सीरीज़ खेली, उसके दोनों टेस्ट में पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त का सामना करना पड़ा था। डायरेक्टर क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज़ ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन को सुपरवाइज़ किया। फिर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में एक रोज़ा ट्रेनिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर क्रिकेट पाकिस्तान बनने के बाद पहली मरतबा मीडिया के सामने आए। मोहम्मद हफीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल और चैलेंजिंग दौरा करार देते हुए कहा कि चैलेंजिंग कंडीशन में तमाम टीम परफॉर्म करने के लिए तैयार है। टीम बेहतरीन नताइज देगी क्योंकि उनके पास हारने को कुछ है नहीं। सबका माइंड सेट क्लियर है, इसलिए नताइज ज़रूर देंगे। टूर के हवाले से इट्स अ रियली एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। एक चैलेंजिंग कंडीशन के अंदर जाके हमने परफॉर्म करना है, विच इज़ ऑलवेज़ गिव यू अ बूस्ट एज ए टीम, और हम सब इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम चैलेंज हों एज ए टीम, और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है ड्यूरिंग द लास्ट 6 days ऑफ द ट्रेनिंग कैम्प। ऑल टीम वर लुकिंग फॉर दिस चैलेंज, और उनकी जो हंगर है टू परफॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया, दैट गिव मी मोर बूस्ट। और इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई एज ए टीम, एज ए मैनेजमेंट, टू प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान टीम। तो इंशाल्लाह ताला इस नोट के साथ मैं समझता हूँ कि जो तैयारी है वो तो अभी स्टार्ट हुई है। इट्स ओनली द 5-6 days वी स्पेंड टुगेदर, लेकिन यहाँ से जो आगे जाके जो सफ़र है उसके लिए हम लोग मेंटली तौर पर, फिज़िकल तौर पर बिल्कुल तैयार होकर जा रहे हैं। क्योंकि जब आपके चैलेंज में एक एक्साइटमेंट हो, जब नथिंग टू लूज़ आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, एंड देयर इज़ ऑलवेज अ लॉट टू गेन, आपकी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो रही हो, तो यू ऑलवेज ऑन अ विनिंग साइड। तो मुझे लगता है कि एज ए टीम हमारे पास ये जो गोल है वो ये नहीं कि हिस्ट्री क्या कहती है, वो ये है कि हम इस वक्त जाके वहाँ पे क्या अचीव कर सकते हैं। तो जो माइंड सेट है टीम का, दैट इज़ वेरी क्लियर कि ये एक एक्साइटिंग चैलेंज है हमारे सामने, जिसको हम लोग मिल के बेहतर रिजल्ट्स लेके आएंगे। क्योंकि जो पहले हो गया मैं उसका जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन जो यहाँ से आगे जाएगा वहाँ से ऑनवर्ड इंशाल्लाह यू विल सी अ बेटर रिजल्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम की नाकामी के बाद कप्तान बाबर आजम ने चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB चौधरी ज़काशफ से मुलाकात के बाद कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया था। अब वो टीम में बतौर सीनियर बैट्समैन शामिल हैं। मोहम्मद हफीज़ ने कहा, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे अहम बैटर हैं। टीम में खिलाड़ियों को जो रोल मिलता है वो उसके मुताबिक खेलने की कोशिश करते हैं। बाबर आजम बतौर साबिक कप्तान अपना पूरा फीडबैक दे रहे हैं। वो टीम को साथ लेकर चल रहे हैं। सब उनकी बैटिंग के मद्दा हैं। वो प्रेशर से निकलकर मज़ीद अच्छा खेलेंगे। ये बहुत शानदार, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि देखें, जो आपका जब आपको कप्तान बनाया जाता है तो एक एडिड आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है, और इसको जब ले लिया जाता है या किसी वजह से वो ख़त्म हो जाती है तो फिर भी आपकी कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहती है। तो एज ए एम्बेसडर ऑफ दिस कंट्री आपको जो भी रोल मिल रहा है आपने उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। तो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल ये सोच नहीं होनी चाहिए कि कोई कप्तानी से हट गया हो, कोई नया कप्तान बन गया, लेकिन दोनों का जो रिलेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो बाबर आजम के मुतालिक मैं कहता चलूँ कि उन्होंने जितनी सर्विसेज दी पाकिस्तान टीम की, मैं उसका बहुत बड़ा मैं एक्नॉलेज करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ, और अभी तक जो मैंने देखा है किसी भी जगह पे बाबर ने अपनी तमाम जो फीडबैक है वो देने में कमी नहीं की। ही इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द टीम। बहुत ज़्यादा जो है मिल के वो टीम को लेके चल रहे हैं, और राइट स्ट्रेटजी बनाने में भी इंशाल्लाह ताला बाबर का बहुत अहम रोल है। क्योंकि बाबर की एज ए बैट्समैन जो कंट्रीब्यूशन है हम सब उसके मद्दाह हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद उनको जो है
जो प्रेशर रिलीज़ होगा उनको, क्योंकि कप्तानी के ऊपर एक एडिड प्रेशर आपके ऊपर आता ज़रूर है, कोई कहे कि नहीं आता ये गलत है, लेकिन जब वो आपसे ईज डाउन होता है तो मुझे लगता है कि बाबर का जो खेल है वो और ज़्यादा निखरेगा, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो कि बहुत शानदार तरीके से वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, वो उसको मज़ीद बढ़ाएंगे, इन्हेंस करेंगे अपनी परफॉर्मेंस, ताकि पाकिस्तान टीम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करे और उसमें उनका नुमाया किरदार हो। एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद खिलाड़ियों को दुनिया की हर लीग में खेलने के लिए बेदरीग एनओसी दिए जाने पर सख्त तनकीद की गई थी, क्योंकि एशिया कप से कबल वनडे टीम के अहम खिलाड़ी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पर लीग्स खेल रहे थे, जिससे उन्हें आराम नहीं मिला और उनकी परफॉर्मेंस भी मुतासर हुई, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा सिर्फ 2 लीग खेलने की इजाज़त की शिक को शामिल किया। पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर्स T10 लीग खेलने के लिए UAE जा चुके हैं, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल क्रिकेटर्स को NOC देने के मामले पर अभी तस्वीर कुछ वाज़ेह दिखाई दे नहीं रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ ने खिलाड़ियों को NOC दिए जाने पर कहा, उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ है वो बहुत वाज़ेह है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। अलबत्ता वो अभी मिल बैठकर NOC के मामला तय करेंगे। तमाम कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के लिए अव्वलीन तरजीह मुल्क होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान है, जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद कोई दूसरी चीज़ आती है। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड और तमाम डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर हैं उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान होनी चाहिए। अब NOC पॉलिसी की आपने बात की, वो ज़रूर हम लोग मिल के बैठ रहे हैं और हम बहुत जल्दी एक सही प्लान सब तक पहुंचा देंगे कि NOC पॉलिसी सब तक बाहर जो है वो दे दी जाएगी, मीडिया के अंदर भी, और लोगों को भी बता दिया जाएगा, ताकि सबको पता हो कि इस NOC पॉलिसी के मुताबिक जो है वो आगे मैनेजमेंट आनी है। दूसरा आपने बात की कि पाकिस्तानी स्टाफ जब आता है तो शायद कोई आपको फील हो रहा है या आपको लगता है कि वो हार्ड डन करता है पाकिस्तानी प्लेयरों को। मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि ऐसा होता है, क्योंकि जो कोच होता है या जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो हमेशा आपका सबसे बड़ा रहनुमा होता है, और वो हमेशा चाहता है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर आपको फैसिलिटेट करे और आपके लिए जो बेहतर है वो प्रोवाइड करे, ताकि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स पाकिस्तान टीम को मिले। तो किस वजह से वो, चाहे स्टाफ फॉरेनर हो या लोकल हो, वो हमेशा आपकी रहनुमाई करता है। दौर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी कोई सीरीज़ जीत नहीं सकी और वहाँ किसी भी दौरे में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस मिसाली नहीं रही। अगर इस दौरे में भी पाकिस्तान टीम कुछ कर पाई तो ज़िम्मेदार कौन होगा? जब ये सवाल डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ से किया गया तो उनका कहना था कि वो सबसे पहले शिकस्त और ख़राब परफॉर्मेंस की ज़िम्मेदारी लेंगे, और परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो इसका क्रेडिट खिलाड़ियों को जाएगा, और अगर बुरी परफॉर्मेंस की ज़िम्मेदारी की बात है तो वो उसको लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, मेरे पूरे कैरियर में जब मैं प्लेयर था वो तो गुजर गया। एज ए मैनेजमेंट मैं बड़ा क्लियर बताता जाऊँ कि तमाम फेलियर की ज़िम्मेदारी लेने में सबसे पहले मैं खुद दूंगा। मैं अपना हाथ खड़ा करूंगा अगर फेलियर होगा, और जो क्रेडिट है वो मैं लेने वाला बंदा ना पहले था और अभी भी सारा क्रेडिट प्लेयरों का है। जब हम परफॉर्म करेंगे तो वो प्लेयरों के, जब वो अच्छी परफॉर्मेंस है तो क्रेडिट प्लेयरों का है। रिस्पॉन्सिबल बंदा ये बैठा हुआ है, कहीं भी आपको पीछे हटता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो कोई भी अगर किसी भी सीरीज़ में या किसी भी जगह पे इस पूरे टोटल पाकिस्तान की क्रिकेट का अगर आपको कहीं पे भी फेलियर नज़र आए तो आपको सबसे पहले मोहम्मद हफीज़ नज़र आएगा, और वो कहीं पे भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने गुज़श्ता हफ्ते बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में भी वो कराची किंग्स छोड़कर इस्लामाबाद यूनाइटेड में जगह बना चुके हैं। मोहम्मद हफीज़ से इमाद वसीम की रिटायरमेंट के बारे में भी सवाल हुआ कि क्या उन्होंने इमाद वसीम से रब्ता किया था, जिस पर मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि इमाद वसीम से उनकी बातचीत हुई थी और वो उन्हें बता चुके थे कि वो उनके मंसूबे का हिस्सा हैं, लेकिन इमाद वसीम ने पहले कहा कि वो सोच कर बताएंगे और फिर अगले दिन रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। देखें, मैंने आपको बताया कि एज ए टीम डायरेक्टर जब मुझे ये रोल मिला तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे वो तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन जो नॉन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड कुछ प्लेयर थे उनको मैंने खुद कॉल की। उसमें इमाद भी थे, क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किए थे। ही इज़ बीन ऑफर्ड, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए थे। तो मैंने उनको खुद कॉल की और मैंने उनको बताया कि मेरे प्लान में पाकिस्तान एज ए टीम डायरेक्टर आप मौजूद हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करें और आप मुझे अपनी अवेलेबिलिटी दें।
जिस पे उनकी तरफ से ये था कि वो इसको सोच के बताएंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज़। इतने मैसेज के बाद उन्होंने अगले 2 दिन के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। सबसे पहले तो मैं इमाद के लिए बहुत दुआगो हूँ कि उन्होंने, पहले तो उनकी मैं सर्विसेज को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि उन्होंने जितनी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए दिए, हमें बहुत खुशी है कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन सर्विसेज दे के गए। एक ईमानदार और बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन की, अपने टैलेंट की पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है कि आप अपने कैरियर के अंदर कोई भी ऐसी आपसे गलती ना हो जाए या कोई ऐसा काम ना हो जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को डाउन करे। तो ये इमाद की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं उनको प्रेज़ करता हूँ उनके कैरियर के ऊपर, और उनके लिए दुआगो हूँ कि वो यहाँ से जो भी अगला उनका जो ज़िंदगी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें वो बहुत कामयाब हों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मौजूद है, जहां डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ के लिए पहला चैलेंज ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है। लेकिन ये सिर्फ मोहम्मद हफीज़ का चैलेंज नहीं है। इस दौरे पर पहली बार कप्तानी की मसनद पर बराजमान होने वाले शान मसूद के लिए भी ये एक बड़ा दौरा है, जिनके बारे में गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप 2023 में शिकस्त के बाद बाबर आजम ने कप्तानी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरे के लिए शान मसूद को कप्तानी की जिम्मेदारी दे डाली। ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनसे सवाल हुआ कि कहीं उन्हें कुर्बानी का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि अगर माजी को देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरे पर कामयाबी मिलना इंतहाई मुश्किल होता है। नहीं, देखें, सबसे पहले इसको हम देख रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी। जब कोई चीज़ कभी हिस्ट्री में की नहीं जाती तो आपकी कोशिश यही होती है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वो चीज़ जाकर चेंज करें। तो कोशिश यही होगी कि हम एक अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट पाकिस्तान के लिए और इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए लाएं। जहाँ तक आपने कुर्बानी के बकरे की बात की, देखें ये चीज़ें जो भी हो, कैप्टनसी हो, एज अ प्लेयर हो, एट द एंड ऑफ द डे ये टेम्प्रेरी चीज़ें। जब तक आप उस सीट में हैं, जब तक आप उस जगह पे हैं, आपको उस अपॉर्चुनिटी को रिलिश करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपनी जो बेस्ट एबिलिटी है उससे टीम के लिए और अपने लिए रिज़ल्ट लाएं। दौर ऑस्ट्रेलिया के लिए जिस 18 रन टेस्ट टीम का ऐलान किया गया है, उसमें 3 साबिक कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। इसके अलावा हाल ही में T20 क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर किए जाने वाले शाहीन शाह अफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। शान मसूद से सहाफ़ी ने सवाल किया, वो टीम में बतौर टेस्ट कप्तान ऑस्ट्रेलिया दौरा कर रहे हैं, लेकिन स्क्वाड में बाबर आजम और सरफराज अहमद की सूरत में 2 साबिक कप्तान और T20 टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। तो उनकी मौजूदगी में शान मसूद पर कोई दबाव तो नहीं होगा जिस पर शान मसूद बोले। वो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत रहे हैं। जब पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन में मुल्तान सुल्तान की कप्तानी कर रहे थे तो मोइन अली और शाहिद आफरीदी मौजूद थे। अब भी वो कौमी टीम की कप्तानी कर रहे हैं, तो उन्हें बाबर आजम, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी का साथ हासिल है। कैप्टन्स की बात की, आई थिंक जहाँ भी मैंने कैप्टनसी की है मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि उधर उसी टीम में मेरे साथ काफ़ी और कप्तान रह चुके हैं। जैसे जब मुल्तान सुल्तान्स के लिए मैंने PSL 5 में कैप्टनसी की थी, उसमें मोइन अली थे, जेम्स विंस थे, शाहिद आफरीदी थे, सोहेल तनवीर थे, काफ़ी और कैप्टन्स थे। तो मेरे लिए ये बात मैं इसको बड़े पॉजिटिवली लेता हूँ कि आपके पास हर कप्तान से आइडिया आता है। अच्छे अच्छे लोग हैं, जो शाहीन हो गया, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, सैफ़ी भाई हो गए, इन सब ने प्रेशर सिचुएशंस में पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, कैप्टनसी भी की हुई है। तो ये आपकी जॉब आसान कर देती है। और एट द एंड ऑफ द डे ये टीम है, इस टीम में कोई एक लीडर नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि जो भी प्लेयर खेले वो अपनी तरफ से लीडर हो, कंट्रीब्यूट करे, और इस टीम की ग्रोथ ही तब होगी जब हम सब एज लीडर्स खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए मुंतखब करदा कौमी स्क्वाड में 4 ओपनर्स को शामिल किया गया है, जिनमें टेस्ट टीम के मुस्तकिल ओपनर इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं। उनके साथ शान मसूद और डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले साइम अयूब भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। शान मसूद से भी यही सवाल हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल कंडीशंस में इनिंग्स का आगाज़ कौन करेगा और उनकी और बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन क्या होगी, जिस पर शान मसूद ने जवाब दिया कि ये नई टीम नहीं बल्कि सेटल टीम है। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक टेस्ट टीम की बेहतरीन अंदाज में शुरुआत कर रहे हैं। वो ख़ुद डोमेस्टिक में नंबर 3 पर खेलते रहे हैं और बाबर आजम की पोजीशन को तब्दील ही
नहीं किया जा सकता? हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखें इमाम और अब्दुल्ला का, वो 1 साल से और 1 साल से ज़्यादा से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए। तो आपकी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ सेटल्ड होती है आप उसके साथ लेके चलते हैं। मैंने ओवर द लास्ट ईयर और सो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो इवन इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जब अज़हर भाई रिटायर हुए थे तो वो नंबर 3 का स्पॉट था जहां मैंने बैटिंग की थी, और मैंने कोशिश भी ये की थी उसके बाद कि जो भी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूं उसमें मैं नंबर 3 पे खेलूं ताकि उस पोजीशन में मैं यूज्ड टू हो जाऊं और कंफर्टेबल हो जाऊं। तो आई थिंक एज ए टॉप 3 ये हमारा एक आइडिया है, हमारा एक प्लान है। जहाँ तक आपने साइम की बात की, आई थिंक हम सबको पता है कि बहुत ही एक एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए, और एक साइम अयूब एक मैसेज दे रहा है पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को कि खेलने का जो आइडियल तरीका है वो साइम अयूब पोजेस करता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बैट्समैन हैं जो बैटिंग कर रहे हैं, उनकी जो वे ऑफ बैटिंग होनी चाहिए, जो बैटिंग का अप्रोच होना चाहिए, वो इस टाइप का होना चाहिए। तो वो एक तरीके से उसको एक उस चीज़ का रिवॉर्ड मिला है। आई थिंक बाबर आजम हमारे बेस्ट बैट्समैन हैं, उनकी पोजीशन कोई नहीं छेड़ेगा, उनकी नंबर 4 है, और आप अपनी टीम हमेशा अपने बेस्ट बैट्समैन के अराउंड बनाते हो। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रकनी टीम में 2 विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को न्यूजीलैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ में कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था, जहां वो 1 सेंचुरी और 3 निफ सेंचुरी बनाकर मैन ऑफ द सीरीज़ रहे। अलबत्ता दौरा श्रीलंका में वो दूसरे टेस्ट के दौरान कंकशन का शिकार होकर मैच से बाहर हो गए थे और उनकी जगह बैटर मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग करते हुए 50 रन की इनिंग्स खेली थी। मोहम्मद रिजवान 2019 के दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम का हिस्सा रहे, जहाँ वो 2 टेस्ट में 44.25 की औसत से 177 रन बना सके। एक जानिब पाकिस्तान टीम में शान मसूद नंबर 3 पोजीशन पर खेलेंगे, नंबर 4 पोजीशन पर बाबर आजम होंगे, फिर सऊद शकील आएंगे। तो क्या मोहम्मद रिजवान बतौर बैटर टीम का हिस्सा बन सकेंगे? यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद से भी हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में विकेट कीपर बैट्समैन कौन होगा, जिस पर शान मसूद ने कहा सरफराज अहमद। सेटल विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन अगर कंडीशन के मुताबिक ज़रूरत पड़ी तो मोहम्मद रिजवान को भी प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। जो लास्ट सीरीज़ हुई थी होम सीरीज़, उसमें सैफ़ी भाई आए थे, सैफ़ी भाई मैन ऑफ द सीरीज़ उसमें बने थे। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद जब श्रीलंका का टूर हुआ तो उसमें भी आई थिंक उनकी एक ही इनिंग्स आई थी और उसमें उनको कंकशन हुई थी। तो सैफ़ी भाई जब उस 11 में आए थे उन्होंने काफ़ी रन्स किए, उस जगह को अपना बनाया। तो आई थिंक इस वक्त वो सेटल्ड विकेट कीपर हैं इस टीम में। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की कि रिजी की हमें एज अ बैट्समैन भी ज़रूरत पड़ सकती है। उनका ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम जब गए थे उन्होंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स थे पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के लिए उधर। तो लेकिन फिर मैं वो कहूँगा कि जब हम वहाँ जाएंगे, कंडीशंस को असेस करेंगे, तभी हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगी अपनी प्लेइंग 11 की। इस वक्त यहाँ बैठ के डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। हमारी फिर वही बात हुई है कि जब तक आप कंडीशंस को देखेंगे नहीं, असेस नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कौन प्लेयर किधर खड़ा हुआ है अपनी फॉर्म से, अपनी फ़िटनेस से, उस हिसाब से हम डिसीजन देंगे। तो काफ़ी कॉम्बिनेशंस हैं, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमें वहीं जाके पता चलेंगी। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन होगा पाकिस्तान के लिए हम वही लेंगे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यायो सैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।